हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोविड-19 पर। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं, कोविड-19 पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक का सबसे बड़ा डिसरप्शन है एक पेंडेमिक के रूप में। और साथ ही हम एक ऐसे दौर में हैं जिसमें हमारी जिज्ञासाएं क्षीण हो रही हैं और हम कुछ बने बनाए उत्तरों से संतुष्ट होने लगे हैं। ऐसे में अमेरिका की एक बहुत बड़ी लेखिका रही हैं सुसैन स्टेंगा, वो कहती हैं सम आंसर्स कैन डिस्ट्रॉय द क्वेश्चंस। वहीं यूएस के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल, पॉलिटिकल डिसिडेंट, आप सब लोग जान ही रहे होंगे, नोम चॉम्स्की, वो लिखते हैं सम क्वेश्चंस मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड। कुछ क्वेश्चंस की जरूर जांच होनी चाहिए, उनकी परख होनी चाहिए। इसीलिए हम आज कोविड-19 पर एक मल्टीपल अप्रोच बहुउपागम के साथ इसके सभी एस्पेक्ट्स को अनलॉक करते हैं लॉकडाउन के इस पीरियड में। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका बायोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है कोविड-19 का, उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, जिसमें 56 से अधिक साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च पेपर इशू किए हैं। WHO ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। बेसिकली कोविड-19 जो है वो 2002 या 3 का जो सारस वायरस था, जिसको हम सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहते हैं, उसी की सब फैमिली से आता है। जो जीनोम सीक्वेंस में सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, उसके आरएनए का पॉलीप्रोटीन में एनकोड होने से बनता है, जो बाद में रेप्लिकेट होता रहता है। ये वाइल्ड टू ह्यूमन में और ह्यूमन टू ह्यूमन में बाद में ट्रांसमिट होता है। बेसिकली इसका जो रिसोर्स है वो बैट्स में या मंकीज में, चमगादड़ या बंदरों में पाए जाने की बात कही जा रही है। नेक्स्ट थिंग, पेंडेमिक को कंटेन करने के लिए जो स्ट्रेटजी का इम्प्लीकेशन किया गया है, प्राइमरली उसमें हम लॉकडाउन के एक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं। लॉकडाउन के पीछे मोस्टली 2 मेजर ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट तो ह्यूमन टू ह्यूमन इसका जो चैन है उसको तोड़ा जाए, जिससे कम्युनिटी स्प्रेड को रोका जा सके। एंड सेकेंड थिंग, पेंडेमिक को लेकर के हमारा जो सिस्टम है वो बहुत अनकन्वेंशनल चीज़ें फेस कर रहा है, क्योंकि हम इसके लिए बहुत ज़्यादा यूज्ड टू नहीं है, इसके अभ्यस्त नहीं है। तो लॉकडाउन के चलते पैरेलली इसके लिए जो मेजर्स थे उनको बढ़ाया गया, इसके लिए उपाय जो थे उनको बढ़ाया गया। जैसे हॉस्पिटल्स में बेड्स की संख्या बढ़ाना, पर्सनल प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको बढ़ाना, और वेंटिलेटर जैसे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैन्युफैक्चर करना और उनकी अवेलेबिलिटी मुहैया करवाना। तो ये, और हो सकता है कि तब तक इसके लिए कोई वैक्सीन भी इन्वेंट कर ली जाती, क्योंकि लॉकडाउन से केसेस डिले हो गए थे, थोड़े से केसेस आने कम हो गए थे, उस स्प्रेड भी थोड़ा सा रुक गया था। और साथ ही जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने भी 2 रिपोर्ट सौंपी हैं। प्लाज्मा थेरेपी और हर्ड इम्यूनिटी जैसी चीज़ें हैं वो भी इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती हैं। प्लाज्मा थेरेपी इन द सेंस, मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट है जिसने पेंडेमिक से या कोविड-19 से रिकवरी जिसकी हो चुकी है, उसके ब्लड से प्लाज्मा को जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उसके ब्लड में इन्फ्यूज़ कर दिया जाए, जिससे उसके अंदर भी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। हर्ड इम्यूनिटी इन द सेंस, जब बहुत सारे रिकवर्ड पेशेंट होते हैं उनको एक कम्युनिटी में छोड़ दिया जाता है, जिससे उनसे एक संपर्क में आकर के बाकी जो पेशेंट हैं वो भी इम्यूनाइज्ड हो जाते हैं थोड़े। तो हर्ड कम्युनिटी, बड़े पॉपुलेशन के जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर हर्ड कम्युनिटी उनके लिए बहुत कारगर साबित होता है। एंड सेकेंड थिंग, इस सबसे जो मेन चीज़ जो कारगर साबित हुई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के हिसाब से हम देखें तो जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का सिस्टम है हमारा, सहकारिता संघवाद, अर्थात केंद्र और राज्यों का आपस में जो सहयोग है इन चीज़ों को लेकर के, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय रहा है। एंड नेक्स्ट वन, कोविड-19 का जो थ्रेट है वो किसी भी कंट्री का एसिड टेस्ट है, जिसमें 3 बहुत ही रेलिवेंट और वैलिड पॉइंट हैं: क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। यदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम टोटल GDP का ओनली 1.5% हेल्थ के ऊपर एक्सपेंड करते हैं। यहाँ तक कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फेयरवेल स्टेटमेंट की अवधारणा है, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ जो है वो प्राइमरी एलिमेंट्स हैं। और ये ऐसा मुख्य रूप से यदि सोचा जाए तो जो नियो लिबरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम फ्री मार्केट, प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण से जोड़ते हैं, उससे इसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और स्पेशली जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसकी तो बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ी है इससे उसको। और जो लैक ऑफ रिसोर्सेज हैं हेल्थ सेक्टर में, चाहे आप वेंटिलेटर की बात यहाँ पे हो रही है, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट है उनकी बात हो रही है,
तो उसकी स्कार्सिटी भी इसी वजह से हो रही है। एंड सेकंड थिंग ये है, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। अब कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कोविड-19 के 2 पेशेंट हैं और वेंटिलेटर एक है, इसमें किसको पहले बचाया जाए, किसका ट्रीटमेंट किया जाए और किसको छोड़ा जाए। जो हेल्थ वर्कर्स हैं फ्रंट लाइन के, वो इस डिलेमा में रहते हैं किसका ट्रीटमेंट किया जाए। तो यहाँ पे फिर बाद में उन्होंने तय भी किया कि जिसकी जीने की संभावना ज़्यादा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है, या फिर जिसका ट्रीटमेंट किया जाना ज़्यादा पॉसिबल है, तो उसको पहले ट्रीटमेंट दिया जाए। और फिलोसॉफिकली यदि सोचा जाए तो ये जेरेमी बेंथम की जो यूटिलिटेरियनिज्म की जो कॉन्सेप्ट है, जिसको हम सुख व उपयोगितावाद बोलते हैं, अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ, तो उससे जोड़ के देखा जा सकता है। और यदि हम इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर बात करें तो ओवरऑल ये ग्लोबल लेवल पे ही सभी इकोनॉमीज़ को प्रभावित करेगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में यदि हम समझें इसको, तो जितनी भी टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं, जैसे ब्रेकले है, फिंच है, या फिर मूडीज है, क्रिशिल है, उन सब ने 1 से 2% के बीच भारत का जो जीडीपी है उसके कम होने के रेट किया है। और इसके लिए 2 मेजर ऑप्शन सजेस्ट किए जा रहे हैं इसके रेस्क्यू प्लान में। जैसा कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर है विमल जालान, उन्होंने भी इनको सजेस्ट किया है कि एक तो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाया जाए, मार्केट में कैश डाला जाए, जिससे थोड़ा सा बिजनेस की फंक्शनिंग है वो आसान हो, खरीदना और बेचना जो है उसमें थोड़ी आसानी रहे। और सेकंड, हमारे पास आरबीआई ऑप्शन है कि नई मोनेटाइजेशन जो है या नई करेंसी जो है उसको प्रिंट किया जाए, जिससे थोड़ा सा कैश मार्केट में आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, जिससे प्रोडक्शन भी फिर बाद में अपग्रेड हो सकता है। लेकिन उसका मेजर चैलेंज ये है उसके इम्प्लीकेशन से कि प्राइसेज हाइक्स हो सकती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। और उसके साथ ही यदि हम बात करें भारत के रिजर्व की, तो 441 बिलियन का हमारे पास जो फॉरेन मॉनेटरी है, फॉरेन फॉरेक्स है वो है, और 558 बिलियन के लगभग हमारे पास फॉरेन डेप्ट है। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास इंपोर्ट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ओवरऑल ये एक लॉन्ग हाउल है, ये इसके बाद ही पता चलेगा, लॉकडाउन के बाद ही किस तरह के जो रेस्क्यू प्लान्स हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। और दूसरा जो मेजर चैलेंज जिस पे बार बार बात हो रही है वो सवाल है डेली वेजेस वर्कर का। और जैसे आईएलओ जो है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, उसने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है। और इंडिया का जो पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वो बहुत ठीक उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से जो डेली वेजेस वर्कर की जो समस्याएं हैं उनको एक प्रॉपर लेवल पे उनको हैंडल किया जा सके। एंड फाइनली यदि हम इसकी जियोपॉलिटिक्स पे बात करें, जो यूएस, चाइना और डब्ल्यूएचओ के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिका ने इसको चीनी वायरस बोला है, हालांकि डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस जो हैं उसके हिसाब से किसी भी पैथोजन को, रोगजनक को आप उस देश के नाम से नहीं बोल सकते हैं। दूसरी बात ये कि चाइना के ऊपर ये ब्लेम भी किया जाता है कि उसने अपनी लेबोरेटरी में इसको प्रोड्यूस किया है, हालांकि डब्ल्यूएचओ की भी किसी भी साइंटिफिक रिसर्च में अब तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई आर्टिफिशियल वायरस है या फिर कोई नेचुरल वायरस है। और सेकेंड थिंग, अमेरिका ने जो डब्ल्यूएचओ की फंडिंग रोकी है कि आरोप लगाते हुए कि ये फेल्योर हुआ है इस मामले में, हालांकि अमेरिका खुद कोविड-19 के थ्रेट को डिफीट नहीं कर पाया, तो उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस चीज़ पे काम नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं चाइना और डब्ल्यूएचओ को एक स्कैपगोट बना रहा है। और जो डब्ल्यूएचओ का 40वां सेशन था जिसमें इंटरनेशनल लॉ बना BTW पे, बायोलॉजिकल वॉर एंड टॉक्सिक वॉर, तो उस पर जिसमें ह्यूमैनिटेरिज्म का सिद्धांत जो है वो लागू किया गया। जब बात ये चली कि अमेरिका ने रिटेलिएट की बात कही, जब हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो मेडिसिन उन्होंने मंगवाई थी कि हम उस पर नहीं देंगे तो रिटेलिएट करेंगे, हालांकि इंडिया एक सॉफ्ट पावर की पॉलिसी यूज़ करता है अपने इंटरनेशनल रिलेशन की डिप्लोमेसी में, तो उसको तो इसके हिसाब से वहाँ पे एक्सपोर्ट करना ही था और हमारे पास स्टॉक भी इसका एडुकेट था, तो ऐसी सिचुएशन थी नहीं। हालांकि ट्रंप ने बाद में अपने रिमार्क को वापस ले लिया है और उसने कहा है कि माई सेंस ऑफ जो सेइंग है वो ये नहीं था। तो फिलहाल ये सारे जो लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ हैं, वो भी इस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहे हैं। लेकिन कहा भी जाता है कि इन द टाइम ऑफ द वार ऑल लॉ फॉल्स साइलेंट, कि युद्ध के समय कोई भी लोग काम नहीं करते। यदि ऐसा होता तो कानून काम करते तो ऐसी कॉन्ट्रडिक्शंस की सिचुएशंस बनती ही नहीं। तो ओवरऑल ये इसके सभी डायमेंशंस हैं जिस पे हम अलग अलग तरीके से और भी बात की जा सकती हैं।
और जितना ऐसा आप भी समझ सकते हैं कि सच के अनेक दृष्टिकोण होते हैं और हमें थोड़ा सा संदेह रखना चाहिए जो लोग कहते हैं अपने स्केप्टिज्म में कि आई थिंक देयरफॉर आई एम। वैसे जैनिज्म में हमने हमेशा पढ़ा है कि वो शाद्वाद का सिद्धांत है जिसमें हमें शायद किसी भी चीज़ के बारे में दूसरे उसके पहलुओं के बारे में भी उसकी रियल जो सिचुएशन है उसको समझना चाहिए। धन्यवाद।